सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। इजलास के एजेंडे में हाई कोर्ट सर्विस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स सरे फहरिस्त रहे। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल और फैमिली जजेस के इख्तियारात का मामला भी ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक इजलास में चंद निकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस भी शरीक हुए। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सितार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट पेश की। जस्टिस बाबर सितार ने अपने खत में कहा कि फुल कोर्ट इजलास बहुत ताख़ीर से बुलाया गया, लेकिन ये खुश आइंद कदम है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया में सरायत करने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को दुरुस्त किया जा सके। अब ये जो इजलास है, ये जो अदालत के अंदर एक अंदरूनी हम देख रहे हैं कि रिफ्ट पाई जा रही है जजेस के दरमियान, क्या ये दूर कर पाएगी? ये जो क्या मामलात हुए आज के इजलास में, इसी पर सीनियर एनालिस्ट एहतशाम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, हम देख रहे थे कि काफ़ी अरसे से 26वीं तरमीम से पहले भी अदालतों में एक पोलराइजेशन थी, रिफ्ट थी, टेंशन थी। अब भी ये जजेस में इन खतूत के बाद वाजे हो गया कि ये वहीं पर मौजूद है। क्या वजह है कि हम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जजेस के, उनको दूर नहीं कर पाए, और साथ ही साथ इसके दूरस्त नताइज क्या हो सकते हैं अगर ये ऐसे ही रहे? अमना, ध्यानदारी की बात तो यह है कि जो जिस रिफ्ट का आप जिक्र कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई थी और नीचे हाई कोर्ट्स में भी आ गई है, ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और इसमें ज़्यादातर कसूर तो कहा जा रहा है कि जी जजिस का है। सुप्रीम कोर्ट लेवल पे सारी चीज़ें तय होनी चाहिए थी, इख्तलाफात बाहर नहीं आने चाहिए थे। या अफरीदी जब चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश की थी, बात नहीं बनी। अब देखिए, आज का जो फुल कोर्ट जो मीटिंग है, बड़े अरसे से ड्यू थी और इंतज़ामी अमूर पे, जिस तरह आपने भी कहा कि बहुत सारे इशूज़ पे बात करनी थी, इसका आप यूँ समझने की अहमियत इसको बहुत ज़्यादा मिली। वैसे तो हर साल होता है इजलास, इस तरह के होते हैं, लेकिन 2 जजों ने जो ख़त लिखा, जिसमें बाकी अपने साथी 3 जज और हैं, टोटल 5 जज हैं जिनके ब्याह पे ख़त लिखा गया। कहा गया कि जी यहाँ पे अदलिया की आज़ादी को ख़तरा है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो वो नहीं होती, इंस्टीट्यूशन नॉर्म जो है ना उसको रौंदा जा रहा है। और कुछ उनका यह है कि जी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और केसेस फिक्स किए जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, और सीनियर पुणे जज जो है ना उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये चीज़ें रिपोर्ट भी हुई थी। अब जो खबर है आमना, जो अंदर की खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखें अभी तक हम जब बात कर रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि शायद स्टेटमेंट को आएगा हाई कोर्ट की तरफ से मीटिंग के बाद, अभी तक नहीं आया। लेकिन जो मेरी तला है वो ये है कि मीटिंग 20 मिनट की हुई, 25 मिनट की, बड़ी जल्दी मीटिंग ख़त्म होगी। और दोनों जो जज थे, जस्टिस बाबर सत्तार और एजाज हाक, उन्होंने कहा कि जी हमने जो आपको चीज़ें लिख के भेजी थी ख़त में, वो एजेंडा उनको भी डिस्कस किया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब जो सरफराज डोगर साहब है, उन्होंने कहा कि मुझे ख़त पत लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस बात को आप छोड़ दें, जो एजेंडा मैंने दिया हुआ है उसी पे बात होगी। बहरहाल जिस पे थोड़ी सी बात हुई, और जब इंतज़ामी अमूर पे कुछ किसी तरफ से कहा गया कि जी कोई इख्तलाफी बात आना शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि आइंदा जो बेंच कैसे बनेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाले हैं वो हमने करने हैं, उसकी डिटेल जब बताई, उन्होंने कहा कि जी इसके हक़ में कितने लोग हैं। तो 11 लोग थे हमने टोटल, 6 जजेस ने, उन्होंने बल्कि कहा कि हाथ खड़ा करें कि आप जो मैंने बातें की हैं उसको अप्रूव करते हैं, इस जो आज की मीटिंग को जो मैंने बातें की हैं। तो 6 जजों ने हाथ उठाया कि अप्रूव करते हैं, 5 ने हाथ नहीं उठाया। तो नेचुरली ये मेजॉरिटी के साथ ये एजेंडा पूरा हो गया। ये जिसको कहना चाहिए मीटिंग में जो चीज़ें तय करनी थी उन्होंने कर दी। अब आगे चल के आमना जो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि अब जिस तरीके से हाई कोर्ट में भी इख्तलाफात तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। आपको याद है पिछले साल 5 जजों ने ख़त लिखा था, सुप्रीम कोर्ट को भेजा था, चीफ जस्टिस को, और उन्होंने वापस भेज दिया था ये कह के कि जी आप अपने तौर पे तजावीज़ बनाएं और क्या करने की ज़रूरत है तो हमें भेज दें, हम इसके ऊपर देखते हैं। तो हाई कोर्ट ने वो जो सजेशन थी बना के सुप्रीम कोर्ट के भेज दी थी, वहाँ अभी तक वहीं पे पड़ी हैं। क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अब इत्तलात यही है कि जिस तरीके से शिकायत कर रहे हैं दोनों जज और बाकी लोग, उनका कहना है कि जी हमसे बड़ी ज़्यादती की जा रही है। और ख़बर ये है आमना, वो कह रहे हैं कि जी 2000 के करीब केसेस जो है ना इन 2 जजों के पास हैं। ये कोई सियासी केसेस नहीं है, आम साइलिन के भी केसेस हैं। वो ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि चलते हुए केसेस जो है ना आप एक जज से वापस ले लें। तो इनसे 2000 केसेस जस्टिस इसहाक से और एजाज साख से और बाबर सत्तार से वापस ले लिए गए। इस पे बड़ी तनकीद हो रही है उनकी जानिब से। तो ये फेवरेटिज्म वाली एक आम आदमी सफ़र करेगा। जी, फेवरेटिज्म वाली जो शिकायत उनसे की जा रही है जी।
तो आप समझते हैं फेवरेटिज्म वाले फेवरेटिज्म मामला आप कहें या ये ये वाकई एक बर्डन की वजह से उसको ओवरकम करने के लिए किया गया? देखिए, हम ना कई हवालों से जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समझते हैं कि जी शायद उनकी बात नहीं सुनी जाएगी या वो जिस तरीके से चीज़ें चाह रहे होते हैं नहीं होती, तो इस पे इख्तलाफात होते हैं। अभी सरफराज डोगर साहब का लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ आके डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनना, इस पर भी बड़ा इख्तलाफ था, बड़े लोगों ने बातें की। लेकिन हमने क्या किया जाए, ये 26वीं आइनी तरमीम के ये फ्रूट्स हैं जो सबको मिल रहे हैं, और इसमें माजत के साथ सारी पार्टियाँ शामिल थी। PTI ने बाकायदा चंद एक जिसको कहते हैं अमेंडमेंट के बाद इसको एक्सेप्ट किया था। मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी फजल रहमान साहब की और बैरिस्टर गौर की, जिसमें गौर साहब कहते हैं जी हमने हमारी बात मानी गई, हमारी तजावीज़ हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना साहब आपका, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारा लीडर इस बात को नहीं मान रहा, लिहाजा हम असम्बली में नहीं बात करेंगे। तो बात यह है कि काश सारे वहाँ खड़े हो जाते हो, ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। तो अभी देखिए हम ना आइंदा आने वाले दिनों में और मेरा ख्याल है ये बेकिंग बढ़ेगी, इख्तलाफात बढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 13 जज हैं, लेकिन 11 जजों ने इसमें आज शिरकत की। लेट्स सी कि अब जो 27वीं तरमीम की जो बात होती है जो कि 26वीं तरमीम में जो सुकून थे, जी जी क्विकली सर हम अगली स्टोरी की जाने बढ़ेंगे फिर। जी हाँ जी, देखें अब मैं क्विकली बताऊंगा, आखिरी बात आपको ये बताऊंगा कि अब ये मामला जो आप देख रहे हैं डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में एक सूरत हाल है कि इस वक्त 5 जज जो है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह जो प्यूने जज हैं नंबर 2 हैं, और बाकी 19 जज जो है ना वो या अफरीदी के साथ खड़े हुए हैं। नतीजा तनब ये डिवीज़न है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आप देख लें जो जजेस जिनके साथ इख्तलाफ होता है उनको केसेस नहीं दिए जाते। दूसरी तरफ बड़ा सख्त बयान दिया या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस साहब का, जिन्होंने कहा है कि डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा अदलिया को तो बड़ा सख्त नोटिस लिया जाएगा। तो ओवरऑल आप यूँ कह सकती हैं कि इख्तलाफ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। नतीजतन सफरिंग जो है आम आदमी की है, जो केसेस भुगतते हैं और उनमें देर से देर होती चली जाती है। ठीक है, एहतशाम साहब साथ ही रहिए। अगली स्टोरी है पाकिस्तान में जो फ्लड सिचुएशन जो इस वक्त है उस पर बात करते हैं। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तानी दरियाओं में शदीद तोग़यानी हुई है। दरियाए चनाब का खौफनाक रैला मुल्तान डिवीजन में दाखिल होकर दर्जनों बस्तियों को बहा कर ले गया है, जबकि हिफाजती बंद दबाव बर्दाश्त करने की आखिरी हद पर हैं। दरियाए रावी पर माए सफूरा बंद को धमाके से उड़ाए जाने के बाद करीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। तारीख में पहली बार 3 दरिया चनाब, सतलज और रावी एक साथ सुपर फ्लड की जद में हैं, जिससे जिंदगियां, फसलें और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। माहिरीन ये खबरदार कर चुके हैं कि अगले साल इससे कहीं ज़्यादा शिद्दत का सैलाब आ सकता है। पंजाब के बाद सिंध में भी दरियाए सिंध के हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ गया है। यूरोपीय यूनियन ने मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान कर लिया है। सैलाब के बाद नए आबी ज़खायर होने पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ऑडिटर जनरल ने 507 अरब रुपए के नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, इस मंसूबे को मकासद, मनसूबाबंदी और अमल दरामद के लिहाज से नाकाम करार दे दिया है। AGP के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सका और ना ही डिज़ाइन के मुताबिक तवानाई पैदा कर सका है। ये किसकी कमियां थी, किसकी नेग्लिजेंस को जाहिर करता है ये रिपोर्ट, और साथ ही साथ अब क्या किया जाए फौरी तौर पर सैलाबी पानी से और जो सारे जो मामला है इस वक्त पाकिस्तान में, इसको हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं नुकसानात से बचने के लिए। इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ डॉक्टर अजीम अली शाह साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है, वाटर एक्सपर्ट है, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अजीम साहब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो मैं ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है हमारे सामने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, इस फेलियर को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका कमेंट, और उसके बाद फिर हम ऑप्शंस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से पानी को महफूज कर सकता है, ज़ख़ीरा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। जी, थैंक यू अमना फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये जो नीलम जेहलम है इसको तो एज अ टेक्स्ट बुक केस पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को, डिज़ाइन इंजीनियरिंग वालों को, कि हाउ टू डिज़ाइन अ बैड प्रोजेक्ट। देखें, ये प्रोजेक्ट जो है, पहली बात ये कि हमने अपना राइट इस्टेब्लिश करना था नीलम रिवर के ऊपर। हमने वो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में डिले किया, और उधर किशन गंगा के ऊपर जो काम है वो पहले स्टार्ट कर दिया इंडिया ने। तो वहाँ पे पहला हमें लॉ हुआ कि इंडिया का जो राइट था वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने के बाद जो है हमें सक्सेस नहीं मिली एज सच, क्योंकि वहाँ पे उनका जो कंस्ट्रक्शन था हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए और जो डाइवर्जन करना चाह रहे थे टनल के थ्रू, वो उसको अलाउ किया गया। और इसमें उनको वो प्रोविजंस भी दी गई जो अभी रिसेंट जो हमने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन आया है, जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को कि आप डिज़ाइन को इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी ही लेके चल सकते हैं, आप जो है लो लेवल गेट्स और जो पॉइंट्स है उसको नहीं कर सकते।
तो इन प्रोविजंस को भी इस वाले जो डिसीजन में है अलाउ किया गया था। तो पहला तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सेकंड, जब ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ था और इसमें जो टीबीएम्स प्रोक्योर की गई थी, टनल बोरिंग मशीन्स जिन्हें कहते हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट जो है उसमें काफ़ी इश्यूज थे, करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन दे वर नॉट सूटेबल फॉर द जियोलॉजी ऑफ द माउंटेन्स जहाँ पे उन्होंने ऑपरेट करना था। उन टीबीएम्स को जब ऑपरेट किया जाता था, एंड आई वाज फॉर्चुनेट, 2013-14 की बात है, मुझे याद है कि मैं फिजिकली इस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करने गया था और टीबीएम्स के बारे में बताया गया कि जी ये एक दिन ऑपरेट करती हैं, फिर आगे 4 दिन बंद रहती हैं, फिर ये एक दिन ऑपरेट करती हैं, फिर ये बंद हो जाती हैं। रीज़न क्या था कि जो इसकी असेसमेंट की गई थी उन माउंटेन्स की जिसके थ्रू ये टनल्स बननी थी, वो असेसमेंट ही ठीक नहीं थी। ये यहाँ पे हार्ड रॉक अगर हो तो उसके अंदर टीबीएम्स जो हैं वो स्मूथली ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे जो रॉक्स थी वो हार्ड नहीं थी, बीच में कई जगहों पे जो था हमारे पास सैंडी थी सॉइल, सॉफ्ट किस्म के जो है वो रॉकी मटेरियल था जिसके अंदर ये स्टक हो जाती थी। तो इसलिए इसमें बड़े चैलेंजेस थे इसकी कंस्ट्रक्शन में भी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज हुए। तकरीबन 6 गुना कॉस्ट इसकी एस्केलेट हुई, विच इज़ ह्यूज। अब आगे अगर चलें तो 2022 में इसकी जो टेल रेस टनल है उसमें क्रैक्स आ गए, वो कोलैप्स करने लग गए, तो इसको बंद किया गया। तकरीबन 20 माह ये बंद रहा, अरबों रुपए का लॉस हुआ, ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, बल्कि इसकी जो दोबारा से कंसल्टेंट्स को इंगेज किया गया उसके ऊपर भी इंश्योरेंस क्लेम भी वापडा ने किया हुआ है, वो भी अभी तक नहीं सेटल हुआ। अब ये है कि 2025 में जाके इसकी हेडरेस टनल जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ गया है, फिर इसकी प्रोडक्शन बंद है और एस्टिमेटेड टाइम ये है कि जो 2 साल शायद लग जाए इसको दोबारा ऑपरेशन में आने में। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसको हम वैसे भी प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं तो हम देखते हैं कि सिस्मिक जो है इसमें जोन में तो नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट जो है सिस्मिक जोन में भी है। फिर हमने आगे जो इकोलॉजी है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि भाई जो हम पानी डाइवर्ट कर रहे हैं नीलम का, तो डाउन स्ट्रीम नीलम जहाँ पे ये पानी पहले आता था, तो वहाँ के जो राइट्स हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक जो है मुतासिर हुए हैं। तो अगर आप ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को, मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि हम एनालाइज करें, तो इट्स अ इल कंसीव्ड प्रोजेक्ट जिससे जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स लेकिन थे अगर वो इसको हम इफेक्टिवली नहीं। इस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है और जो आप कमियां कोताहियां बता रहे हैं, डिज़ाइन में जो खामियां बता रहे हैं, अगर इन पे काम किया जाता तो आप समझते हैं कि ये डिलीवर कर पाता सही से? देखें, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल था। अगर आप इसको कंपेयर करें किशन गंगा के साथ, तो उन्होंने भी सेम ही फॉर्मूले के ऊपर जो है डैम बनाया, ऑल्दो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, रन ऑफ द रिवर रिजर्वायर है, 330 मेगावाट जो है उसकी जनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन वो भी उन्होंने टनल्स के थ्रू ही डाइवर्ट किया और ये भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर हमने डिज़ाइन किया था। द थिंग इज के इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू से ही ठीक नहीं हुई। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट ओवररन किया, डिलेस किए, फिर इसका जो डिज़ाइन में कुछ इश्यूज थे उसको बार बार मॉडिफाई किया गया। PC1 जो था मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ, हर रिवीजन के साथ आपकी कॉस्ट एस्केलेट की, और फिर ये है कि हमने इसको डिले ही स्टार्ट किया, मतलब स्टार्ट से ही ये इतना डिले हो गया था कि इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन थी वो पहले स्टार्ट हो गई थी किशन गंगा पे, और हम अपना राइट जो है वो लूज कर गए। अब मूविंग फॉरवर्ड जो है वो ये है कि वी हैव टू रिविजिट और इसको जो है प्रॉपर असेसमेंट करनी पड़ेगी कि जो आपके टनल्स हैं इसके जो बार बार कोलैप्स हो रही हैं, आया ये वायबल भी है या नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू टेक वेरी हार्ड डिसीजंस कि दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डैम्स को अबैंडन भी किया जाता है जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव। तो अगर ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ रिगरस एक्सरसाइज कि इसको हमें आगे चलाना भी है या नहीं। अदरवाइज जो है ये इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एनी डैम कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। ठीक, एहतशाम साहब आपका इस पे तज्जिया और साथ ही साथ इस पे अब क्या एहतसाब होगा ये जो इस रिपोर्ट के बाद? देखिए, हमने एहतसाब तो पाकिस्तान में आज तक किसी का नहीं हुआ। एक बंदे का हुआ था, वो एडमिरल क्या नाम है उनका भूल जाता हूँ मैं, जिनको 5 मिलियन पैसा उन्होंने वापस किया था और कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद वो बाहर निकल आए थे। यहाँ तो कोई नहीं पकड़ा जाता। और मैं लाइटर नोट पे कहूँगा कि चौधरी शुजात साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो वो कहा करते थे जड़ा बंदा पकड़ा पैसा लैंदा फड़े जाए उन जुतियाँ पैनियाँ ही चाहिए। तो यहाँ पे तो इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल है 75 सालों से कि करप्शन। देखिए, नीलम जेलम वैले में आमना जो मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न है ना, जो मुझे बहुत आप यकीन करें शदीद धक्का लगता है, एक तो डॉक्टर साहब ने कहा करप्शन,
लेकिन इस कदर करप्शन से ज़्यादा इसमें मिस मैनेजमेंट हुई है और टनलिंग के प्रॉब्लम जो है डे 1 से जा रही हैं इसके ऊपर। अब वो जो नेशनल स्टडीज़ की गई थी, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो पूछा गया था, ऑब्जर्वर ने कहा, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि वायबल प्रोजेक्ट है, प्रोवाइडेड इसको ढंग तरीके से चलाया जाए। लेकिन आपने देख लें ये तकरीबन 969 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको चलाया जा सकता था। लेकिन वो आपने देख लें किसी तरफ तवज्जो दी नहीं जाती, चीज़ों को छोड़ दिया जाता है कि अपने तौर पे आप ठीक हो जाएंगे, तो नतीजा नहीं होती। 3 डैम, तीसरा ये डैम था तरबेला और मंगला के बाद उसका क्या हाल हो गया। और ऊपर से यह है कि जो जंग हुई कुछ दिनों की, उसमें भी कुछ यहाँ पे वाटर लगे, गोले लगे, तो उसका भी इसका नुकसान हुआ। देखिए आमना, अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है ना, वो ये है कि मुझे आज एक साहब ने बताया, वो शौक, उन्होंने बड़े करीबी आदमी हैं जो स्पार्को के, उन्होंने कहा 3 महीने पहले हमने इत्तला दे दी थी हुकूमत पाकिस्तान को कि शदीद किस्म के बारिशें होंगी, क्लाउड बस्ट होंगे, अर्बन फ्लडिंग होगी, इसका सोचें। वो कहने लगे, रोने वाली सूरत बनाई उन्होंने, कहने लगा किसी बंदे के जिसको कहते हैं कान पे जूं नहीं रहेंगी, बिजनेस एज यूजुअल था, जो कर रहा था करते रहे। अब मुझे बताया हमने 3 महीने बड़ा टाइम होता है, अगर आपने कोई पेशबंदी करनी हो तो बहुत कुछ हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि एक आपने देखा कि हिंदुस्तान के साबिक जर्नैल सिख हैं, उनका एक वायरल हो रहा है बयान, वीडियो चली उनकी, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी हम इसको पानी को एज वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट का फैसला है कि जी अब हुआ करेगा कि जब मानसून का सीज़न होगा तो हम स्पिलवे खोलेंगे और पानी पाकिस्तान में बहाएंगे जितना बहा सकता है, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, पाकिस्तान को जब फसलों की ज़रूरत होगी, बारिशों के पानी की ज़रूरत होगी, उस वक्त हम पानी रोक देंगे। तो उनका कहना था कि हम हर 2 तरीके से पाकिस्तान को चोक करेंगे। तो हम ना, ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जी चलें, दुश्मन तो जो कर रहा है, हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ, अपने साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं। अभी देख लें कितने लोग हैं, तकरीबन पंजाब में आप देख लें 35,000 के करीब देहात जो है ना वो बिल्कुल डूब चुके हैं, फसलें उजड़ गई हैं, लोग कितने मारे गए हैं। उसके बाद कहा जा रहा है 40 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। सिर्फ अभी भी जो अगले सीजन में क्या हो रहे हैं उस हवाले से भी रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन इकदाम क्या हो रहे हैं वो अभी तक हमें हुकूमती सतह पर कोई अनाउंसमेंट समझ में नहीं आ रही, ना ही नजर आई है। एक बात आमना ये है, दूसरी बात यह है कि जब बार बार कहा जाता है कि जी 1970 से लेके अब तक 22 बड़े सैलाब आए हैं, हर दफ़ा कहा गया कि कुछ हम करेंगे, कुछ नहीं हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये कहती है कि जी आपके पास एक्सपर्ट भी हैं, आपके पास यहाँ पे फॉरेन वर्ल्ड बैंक, IMF के लोग बैठे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोग बैठे हैं, आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो हम आपको तैयार है मदद देने के लिए। सारे टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए क्या? अभी आप देख लें, ये डॉक्टर साहब से ये कुछ भी नहीं होता। तो आपका पॉइंट लेके मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलती हूँ, उनका क्विक इस पे हम एक जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अब ये अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए जो प्रेडिक्शन सामने आ चुकी है कि 22% इससे भी ज़्यादा बारिशें होंगी, तो जो अभी हालात हमारे सामने हैं, फौरी तौर पर अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि ये वाली सिचुएशन ना हो, इस पैमाने पर जो हमने नुकसान देखे हैं, बल्कि हमारे लिए सैलाब या जो बारिशें हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए। जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारे पास रिसर्च और जो प्लानिंग है उसका नया स्टार्ट से करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। मैंने 2010 की जो फ्लड इंक्वायरी ट्रिब्यूनल रिपोर्ट थी लाहौर हाई कोर्ट की, उसका भी रेफरेंस दिया था। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, उसमें सारा का सारा जो है लेआउट किया गया है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। सिमिलरली 2 दफ़ा जो डच गवर्नमेंट है उन्होंने अपने स्पॉन्सरशिप से डच डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की जो उनकी टीम है वो पाकिस्तान आई और उन्होंने जो है हमारे साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव्स को अपनी रिपोर्ट जमा की हैं। उसमें पूरा उन्होंने जो है एक मैनेजमेंट प्लान बना के दिया है कि आपने शॉर्ट टर्म में क्या करना है, मीडियम टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है बड़े अच्छे रिफाइंड किस्म के प्लान्स अवेलेबल हैं। और अब रहा बात रही कि अभी हम नेक्स्ट ईयर का जो भी से प्लानिंग स्टार्ट करें, बिल्कुल वायबल है। देखें, हमें क्वांटम का आइडिया हो जाता है। अभी हमारे पास ऐसे फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अगले साल किन किन रिवर्स के अंदर जो है ना एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होगी। अब आप ये देख लें कि जिस तरह से पानी ने चलना स्टार्ट करना है टुवर्ड्स पाकिस्तान फ्रॉम द इंडियन साइड, तो आपके पास जो भी वाटर वे है उसके अंदर जहाँ जहाँ
यहाँ के ऊपर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड जो आपके पास फ्लड लेवल आएगा, उसके आगे इनंडेशन मैपिंग होती है और ये ठीक। काम लोकली इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कर रहा है। उसके अच्छा डॉक्टर अगेंस्ट अजीम, जो मैं प्लानिंग क्विकली है, मैं एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा Quickly, डॉक्टर साहब quickly, आपसे। देखें, ये quickly जो आप बता बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट भी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट भी मिल सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकल विल अगर ना हो, अगर पार्टी के अंदर, रूलिंग पार्टी के अंदर इख्तलाफात हों, सियासी जमातों में इख्तलाफात हों, डैम बनने चाहिए, रिजर्वायर बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, पानी कितना किसको मिलना चाहिए, ये अंदरूनी इख्तलाफात हमें कहाँ लेके जाएंगे? डॉक्टर साहब सिर्फ वन लाइनर, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी जी। जी। देखें, अंदरूनी इख्तलाफात तो हमें कहीं पे नहीं लेके जाएँगे, जहाँ पे हम हैं, हम वहीं पे खड़े रहेंगे। इसका तो वन लाइनर आंसर यही है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अभी से जो है ना प्रॉपर्ली आप लोग मैंडेट दें और उसके साथ बजट भी दें। क्योंकि बहुत सारा काम वाटर सेक्टर में इसलिए नहीं होता कि हमारी बजट एलोकेशन नहीं होती। हमारी प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद अब हम बैठे हुए हैं कि जी हमने करना क्या है। वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे पास साल के अंदर उसकी एलोकेशन ही नहीं मिलती बजट की। तो आप बजट एलोकेट करें और रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को को अभी इसको से मैंडेट प्रायोरिटी दें कि बेसिस पे देखना होगा, क्योंकि इतने प्रायोरिटी बेसिस नुकसानात, पे ना देखें। सिर्फ जानी नुकसानात बल्कि हमारी इकोनॉमी पे कितना बढ़ेगा, ये हमारे सामने मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फ्लड के असरात जारी हैं। हम देख रहे हैं कि गंदम और आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर रहीम यार खान समेत सूबे भर से गंदम और आटे की बैन सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब की सप्लाई बंद होते ही पेशावर में 80 किलो आटे की बोरी 10,000 रुपये तक पहुँच गई है। खैबर पख्तूनख्वा फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत को मसनूई बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। फ्लावर मिल्स मालिकान ने आइन के आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए भरपूर एहतजाज की धमकी भी दे दी है। सिंध चैप्टर ने भी पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। अब जो सारी सूरत हाल बनी है, क्या पंजाब हुकूमत का फैसला दुरुस्त है और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बेसिकली एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया अब्दुल जुनैद अजीज़ साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन साउथ जोन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल अजीज़ साहब। ये कहिएगा, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत की रुकावट बनने की वजह आप क्या समझते हैं? इस पाबंदी की वजह आप क्या समझ रहे हैं? और साथ ही साथ आपके तहफ़्फ़ुज़ात बेसिकली हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ना, वो चारों सूबों के साथ मिलकर एक इकाई बनता है ना। तो एक सूबा दूसरे सूबे का हक मारेगा तो जाहिर बात है दूसरे सूबे को तकलीफ तो हो। जैसे आपने कहा आर्टिकल 151 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कोई सूबा किसी की गंदम या और कोई चीज़ नहीं रोक सकता। तो ये पंजाब के हवाले से जो सिलसिले हुए हैं, इस पर बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करते हैं। धमकी की बात नहीं, हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें हर सूबे में हक लेने का हक है और बलूचिस्तान है हमारा, ये और सिंध, ये तीनों जो है ना वो इतने नहीं होते। ये टोटल जो हमारी क्रॉप होती है उसका ऑलमोस्ट 70% पंजाब में पैदा होता है। तो ये तो के लिए हक बनता है कि इसको पूरे मुल्क में जाना चाहिए। अब ये पंजाब गवर्नमेंट की ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से गंदम की कीमतें भी बढ़ गई हैं और आटे की कीमत भी मजबूरन बढ़नी पड़ रही है, जिसका इफेक्ट जो है ना वो सारे मुल्क की आवाम पे पड़ रहा है। सिर्फ पंजाब के फैसले की वजह से इसका असर सारे मुल्क पे पड़ रहा है। तो हम इसको प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा कानूनी और आईनी दोनों। और आप समझते हैं कि फ्लड इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं पाबंदी लगी है, या आप समझते हैं कि कुछ अपने यहाँ पर फायदे देखे जा रहे हैं? नहीं, देखिए तो आया है और अल्लाह हमें इस आफत से निकाले। सिर्फ फ्लड नहीं है, ये पहले भी हो चुका है कि जब भी पंजाब को कोई मसला दरपेश होता है तो वो गंदम के ऊपर जो है ना वो पॉलिटिक्स खेली जाती है और इसको कर दिया जाता है, या हमेशा आटे पे पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो बड़ा मेहरबानी अब अल्हम्दुलिल्लाह गंदम जो वो फ्री ट्रेड हो गया है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना खेले, इसको ना रोकें। तो बहुत ज़्यादा नीड है। हमने पहले भी रिकमेंड किया है कि इम्पोर्ट अलाउ कर दिया जाए। अगर पंजाब गवर्नमेंट नहीं मानती तो हम चाहेंगे कि फ्लोर मिलों को सिर्फ इम्पोर्ट अलाउ की जाए, ताकि फ्लोर मिल उससे आटा बना के मार्केट में सप्लाई करें। इसकी वजह से आटे की सप्लाई भी अच्छी रहे, उसके रेट भी मुनासिब रहें। फ्लोर मिलें क्योंकि इम्पोर्ट करेंगी गंदम तो उससे आटा ही बनाएंगी। उन्होंने किसी को सेल नहीं करना, ना ट्रेडिंग करनी है, ना उससे नफा कमाना है। सिर्फ आटा बनेगा और आटा ज़रूरत के मुताबिक लोगों को मिलता रहेगा। ये हमारी प्ली है कि इम्पोर्ट के लिए जल्द ही डिसीजन लिया जाए और फ्लोर मिलों को सिर्फ अलाउ किया जाए।
बिल्कुल ठीक। और अगर गवर्नमेंट इस पे नहीं आती है और ये पाबंदी बरकरार रहती है तो फिर आपका लाया अमल क्या हो सकता है इस सिलसिले में? देखिए बीबी जी, गवर्नमेंट इसमें नहीं आती तो ये तो वफाकी गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए। हमारी तीनों सूबाई गवर्नमेंट जो है ना, आपने देखा होगा आज पेशावर में भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसी तरह हमारे बलूचिस्तान वाले जो बदरुद्दीन काकर साहब हमारे सेंटर के चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर हमारी भी नुमाइंदगी उनके साथ है। तो ये तो गवर्नमेंट कर देना चाहिए, वरना इसका हल यही है कि पंजाब को अगर अपनी गंदम रखनी है तो इम्पोर्ट अलाउ कर दिया जाए। हम अपनी ज़रूरियात इम्पोर्ट से पूरी कर लेंगे तीनों सूबे। लेकिन ये एक यूनिट और एक इकाई में दरार डालने वाली बात है। एहतशाम साहब, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पंजाब हुकूमत की पाबंदी की वजह आप बेसिकली क्या समझ रहे हैं? और साथ ही साथ इन्होंने एक लेटर भी लिखा है, आप समझते हैं कि इस पे अब इनकी सुनवाई होगी? हमने जब आप अब्रप्ट फैसले करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं होगी, आपने किसी भी फसल के बाद आपने क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, तो यही नताइज होंगे। देखिए कितनी मुश्किल से 2019 से लेके 2023 तक का एक वीट का क्राइसिस रहा है, कितना लोगों को भुगतना पड़ा। फिर आपने देखा कि 2024 में अच्छी फसल हुई, 31.5 मिलियन टन गन्नम पैदा होगी। बड़े लोग खुश थे कि जी ये तो अब इतनी होगी कि एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। लेकिन आपने देखा 3 महीने बाद ही फैसला हो गया कि गंदम को इम्पोर्ट करना है। किसको फ़ायदा पहुँचाया गया, क्या हुआ? फिर दरमियान में जो मेरा ख्याल है मामला सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ मामला वो है कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जी वो वीट प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। अच्छा चलें नहीं करेंगे, ये पहले आप करते कोई बताया जाता। फिर पंजाब ने आपने देखा पिछले साल भी यही किया था, उन्होंने अब्रप्टली फैसला किया कि जी पंजाब भी जो है ना वीट प्रोक्योर नहीं करेगा। तो नतीजा क्या हुआ? ये इतना बड़ा फाइनेंशियल ब्लो था फार्मर्स के लिए कि वाकई वो जिसको कहते हैं वो रुल गया। फिर तो आपने देखा अब भी आप सूरत हाल इतनी ख़राब है कि 7,000 मन आटा जो है ना वो बिक रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं क्या होने जा रहा है। और फिर इस तरह के फैसले हैं ना, जिस तरीके से आप जो पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, एकदम फैसला कर लिया गया पैनिक में कि जी इसको बंद कर दिया जाए, आगे नहीं आटा जाने दिया जाए गन्ना। भैया आप पहले तो आप देखें कि जो असूली तौर पर आपने फैसला किया शुरू में था कि जी गन्नम की अपना नकलो हमल पे कोई जिसको कहते हैं कि पाबंदी नहीं होगी, फिर बीच में आपने पाबंदी लगाना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है ज़रूरत इस बात की आमना के वक्त के ऊपर पॉलिसी बनाई जाए। और फिर ज़्यादा नुकसान ये होता है कि जब हुकूमत सपोर्ट प्राइस देने में देर करती है या कम देती है तो फिर एक मुश्किल आती है। यही वजह कि आपने देखा कि जो ज़्यादातर हमने देखा कि इस हवाले से जो फार्मर थे ना, उन्होंने गंदम की जो है ना अपना फसल को उगाया ही नहीं और नतीजतन यह है कि ओवरऑल मुल्क में सफरिंग पैदा हुई। तो मेरा ख्याल है डिसीजन मेकिंग बड़ी कमज़ोर है, कोऑर्डिनेशन सूबों का और मरकज़ का नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ इट मेरा ख्याल है कोई एक बड़ी एजेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जब आप कह रहे हैं आपने डीरेगुलेट कर दिया सारे सिस्टम को, तो ठीक कह रहे हैं मेरे भाई, ठीक कह रहे हैं कि फिर आप फैसला करने दें मार्केट फोर्सेस को। यही IMF को कहता है कि जी आप कदगने ना लगाएं। एक तरफ आप कहते हो ओपन मार्केट में फैसले किए जाएंगे, गंदम हो चीनी हो, लेकिन आपने देखा गंदम हो चीनी हो, कुछ लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए कभी इंपोर्ट की इजाज़त कभी एक्सपोर्ट की इजाज़त, नतीजतन हम सफ़र करते हैं, हमसे ज़्यादा फार्मर सफ़र करता है। और मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। और अब्दुल जुनेद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है इस करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एरिना से खबर शामिल करते हैं। चाइना ने बुध के रोज़ अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड मुनक़िद की, जिसमें 25 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके हवाले से अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी चहमगोइयाँ इंटरनेशनल मीडिया पर भी जारी हैं। क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। चाइना ने बुध के रोज़ अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड मुनक़िद की, जिसमें हम देख रहे हैं कि 25 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। मीडिया गुरुस के मुताबिक तकरीब में चीनी सदर ने व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ एंट्री देकर दरअसल अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया है। परेड में जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल, ज़ेरे आब ड्रोन्स और हाई फाई रोबोट वुल्फ समेत मोहलिक हथियारों की नुमाइश की गई। इस इकट्ठ पर अमरीकी सदर की परेशानी उनके पैगाम से वाज़ेह है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर तंज़िया अंदाज में चीनी सदर को पैगाम दिया कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा दें। इस हवाले से जवाब पुतिन के तर्जुमान की तरफ से आया कि ये अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। अहम ये भी, जब पुतिन चीनी परेड में शरीक थे उस वक्त रशिया ने 500 ड्रोन्स और 24 मिसाइल के साथ यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। ये सारे डेवलपमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। ये किस तरह से किया जाएगा, उस्मान वड़ाइद साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उस्मान साहब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े फ्यूरियस नज़र आ रहे हैं। उनका जो पैगाम है, एक तो उसकी वजह, और साथ ही साथ जब ट्रंप साहब आने वाले थे उससे पहले हम देख रहे थे बहुत से एक्सपर्ट्स उनकी और एनालिस्ट उनकी एक ये राय थी
कि जब दूसरी टर्म में ट्रम्प साहब इलेक्ट होकर आएंगे तो वो ये जो उनके हरीफ हैं चाइना, रशिया और ये जो साउथ कोरिया है, ये एक दूसरे से इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हमें दिखाई दे रही हैं, ये करीब हो चुके हैं, बल्कि इंडिया भी इस ऑर्बिट से निकल के अब इस ऑर्बिट में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये पॉलिसीज़ रिव्यू करेंगे यूएस प्रेसिडेंट? डेफिनेटली पहले तो ये कि जियोपॉलिटिक्स में इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, और जिस तरीके से चीन ने अपनी सफारती और अपनी अस्करी कुव्वत का मुजाहरा किया, उससे ट्रम्प समेत मेरे ख्याल में जितने मगरबी ममालिक हैं उनके सफारती हलकों में बड़ी तशवीश है, और इसका कसूरवार खुद डोनाल्ड ट्रंप है। जिस तरीके से उन्होंने आते ही इंटरनेशनल जो कि यूएस लेड रूल बेस्ड ऑर्डर था उसमें आलमी कवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार करके एक रूम, एक हला क्रिएट किया जिसको चीन जो है पुर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से जो अस्करी हलके हैं वो भी हैरान हो गए हैं माइंड बॉगलिंग सीन देखे कि किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो परेड उन्होंने देखी, और इस सदी की मेगा इवेंट था जो पावर शो किया उन्होंने। बाकी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां अगर देखें हम आके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे ज्यादा क्लैम डाउन तो किया वो अमेरिकी इत्तेहादियों के खिलाफ किया। उन्होंने कनाडा से लेके नॉर्वे, डेनमार्क से और पूरे यूरोप को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया, जिस तरह से ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने सलूक किया, जो कुछ वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, तो ये सारी ट्रजेक्ट्री उन्होंने खुद पेश खड़ी की है। और इसी तरह अलास्का में वो रेड कारपेट बिछा रहे थे। तो चाइना जो है वो नो डाउट उसकी जो पॉलिसी थी रूस के हवाले से वो मेरे ख्याल में बड़ी कामयाब रही है। अगर आप इस इवेंट को देखें तो ये तीनों कंट्री जो खड़े थे, शुमाली कोरिया, चाइना और रशिया, तीनों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने चैलेंज कर दिया है उस ग्लोबल ऑर्डर को जिसका अभी कोई करता धरता नहीं है, और रीशेप किया ग्लोबल साउथ की स्ट्रेटेजिक अलायंस को है। चाइना जो है वो एक ऐसा मल्टीलैटरलिज्म का फ्रेमवर्क दुनिया में देखना चाहता है ग्लोबल गवर्नेंस के हवाले से, जो जस्ट हो, जो क्रेडिबल हो, जो बैलेंस हो। क्योंकि खुद अपना जी जिनपिंग ने 2 दिन पहले कहा कि कोल्ड वॉर की मेंटालिटी से जान छुड़ाने की जरूरत है अमेरिका को। नाम नहीं लिया लेकिन डेफिनेटली वो उसको रेफर कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने कहा कन्फ्रंटेशन का ब्लॉक पॉलिटिक्स उससे भी हटना चाहिए हमें, और हमें मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। बदकिस्मती से अमेरिका जो है वो बात कर रहा है प्रोटेक्शनिज्म की, और वो बात कर रहा है अपना एंटी ग्लोबल अप्रोच के साथ कि किस तरीके से अपने मुल्क के अंदर जो है वो चाहते हैं कि वो ज्यादा उसके अंदर अपना सफेयर के अंदर ही मनूवर करें। जबकि जो चाइना है वो नो डाउट वो अपना किसी जमाने में कम्युनिस्ट ब्लॉक का पार्ट था, फिर सोशलिज्म की तरफ गए, तो उन्होंने कॉम्बो बना दिया है इसका, आप कह लें कि अमेरिका के जो अपना फ्रेमवर्क है उसका और ये सोशलिज्म का, और वो दुनिया के अंदर लीड करने की कैपेसिटी रखते हैं क्योंकि दूर दूर तक कोई पैरेलल नहीं है उनके है। अगर हम इंडिया को भी देखें तो इंडिया नो डाउट पावर शिफ्ट देख रहे हैं एक इस रीजन में, आप समझते हैं कि ये अब अमेरिका इसको किसी भी तरीके से रोक पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका जो है जब से अफगानिस्तान से निकला है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो तो खुद अमेरिका के जो एक असर था, एक उनका जो आप कह लें इन्फ्लुएंस था इस रीजन के अंदर, उसको रिसीड कर रहे हैं। इंडिया इररिलेवेंट इसी वजह से हो गया क्योंकि अमेरिका पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ महाज नहीं खड़ा करना चाहता। तो जो इंडिया एक मोर्चे के तौर के ऊपर अपने आप को पेश करता था काउंटर वेट के तौर पे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया। और अभी हम देखते हैं कि नवंबर के अंदर क्वाड्रिलेटरल मीटिंग थी दिल्ली के अंदर है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दी। तो इंडिया के हवाले से तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है उसके अंदर बड़ी कंसिस्टेंसी मैं देख रहा हूँ। बाकी रह गया चाइना, तो चाइना ने नो डाउट इंडिया को भी जो आउटरीच उसकी तरफ हुई है, जिस तरह से वहां पे मोदी पहुंचे हुए थे, उसको भी बता दिया कि ये नी जर्क रिएक्शन नहीं, आपको ओवरऑल रिव्यू करना पड़ेगा चाइना से मुतालिक अपनी पॉलिसी। और इंडिया भी इस चीज को अच्छी तरह समझता है कि उसे जो है ना बैलेंस स्ट्राइक करना है, वो मुकम्मल तौर पे किसी एक तरफ नहीं जा सकता। जबकि इनकी माजी की फॉरेन पॉलिसी हमेशा गैर जानिबदार थी, नॉन अलाइनमेंट के ऊपर खड़े हुए थे। तो इस दफा मेरे ख्याल में, और एक और इसके अंदर पॉइंट है कि जिस तरह से मोदी और हम इख्तलाफ की खबरें देख रहे हैं एस जयशंकर के साथ, एस जयशंकर को वो साथ पहली दफा नहीं लेके गए अपनी गवर्नमेंट के अंदर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ओवर एम्फोसाइज किया अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ऊपर है, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल में एक जी बहुत शुक्रिया उस्मान वड़ाइच साहब, बड़ा अहम तजिया आपने किया। इंटरेस्टिंग टाइम्स हम देख रहे हैं आगे नाजरीन, अब देखते हैं कि आगे जाके क्या मामला बनते हैं। प्रोग्राम के आखिर में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का हजम जो है वो 3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम ने कायमा कमेटी IT को ब्रीफिंग में इस खतरनाक हकीकत की निशानदही की है। हुकाम के मुताबिक दुनिया भर में ऑनलाइन फ्रॉड 2000 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ व्हाट्सएप समेत इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का हजम 3 अरब रुपए है।
से तजावुज़ कर चुके हैं। ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्स 1800% तक मुनाफा वसूल कर रही थी, ताहम रेगुलेशंस बेहतर बनाने के बाद अब शरह सूद 100% तक महदूद कर दी गई है। एजेंसी हुकाम ने बताया कि गुज़श्ता साल में 63 कॉल सेंटर्स पर छापे मारे गए और 450 अफराद गिरफ्तार किए गए। सबसे ख़तरनाक पहलू जिस पर ब्रीफिंग दी गई, इससे हम अपने प्रोग्राम न्यूज़ पंच में 27 अगस्त को खबरदार भी कर चुके हैं कि कोरियर कंपनी या बैंक का नुमाइंदा बनकर फ्रॉडिये आपको फ़ोन करते हैं, फिर तस्दीक के नाम पर लोगों से OTP हासिल किया जाता है और यूँ आपका व्हाट्सएप हैक करके लाखों रुपए का फ्रॉड किया जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप हैक होने के बाद इनमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। सो आपने इस हवाले से जो है वो अलर्ट रहना है और इस तरह की खबर पर अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।